गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए जेई एडवांस का टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जेई मेंस का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करने के लिए कुछ शॉर्ट टिप्स चाहिए। उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स अभी कवर किए जा रहे हैं वो देखें। पहला टॉपिक आप लोगों का गैल्वेनिक सेल होता है, सेकेंड टॉपिक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और तीसरा आपके पास में आता है कंडक्टेंस। उसमें से एक पोर्शन अभी कंसीडर किया जा रहा है, वो है गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल में जो पार्ट्स कंसीडर किए जा रहे हैं उसमें आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, डैनियल सेल, नन्स इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ नन्स इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इस पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को लिए अगर देखा जाए तो ये दो तरह के होते हैं, इसमें टू टाइप्स मिलते हैं। एक मिलता है मेटलिक कंडक्टर और दूसरा आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में हम ये बोल सकते हैं कि मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है उसका मेन सोर्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में जो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा उसका सोर्स रहेगा फ्री आयंस। अगर सॉल्यूशन में फ्री आयंस होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो जो पॉइंट्स लर्न करने होते हैं उसमें ये देख सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मेटलिक कंडक्टर में सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं जो वैलेंस शेल टू कंडक्शन शेल मूव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया गया है वो डिकम्पोज होकर आयंस प्रोवाइड करेगा और उन आयंस के रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के टूवर्ड्स मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। मेटलिक कंडक्टर में किसी तरह का मैटर ट्रांसफर नहीं होता, केवल प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, जो आयंस है वो डिस्चार्ज होंगे और आयंस के डिस्चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। यहाँ एक चीज़ और देख सकते हो, मेटलिक कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट का मीनिंग हो गया, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू राइज करेगा और कंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर द रेजिस्टेंस टू फ्लो द करंट इंक्रीजेज with increase in temperature, hence the increase in temperature decrease the conduction, तो कंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस तो राइज करेगा, हैंस द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द कंडक्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करने का यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्परेचर राइज करने पर किस में कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और किस में कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं मेटलिक कंडक्टर के केस में कंडक्टेंस डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के केस में टेम्परेचर के साथ में कंडक्टेंस राइज करती है। ठीक है, तो ये कंपेरेटिव आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अपना पोर्शन जो आ रहा है हम उसमें से कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होता है जिसमें आप दो पोर्शन कंसीडर कर सकते हो, एक आपके पास में गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दोनों सेल्स के फीचर्स क्या है उसमें से देख सकते हैं। गैल्वेनिक सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है विच जनरेट द इलेक्ट्रिकल करंट। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये बेसिक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है आयंस में और आयंस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के टूवर्ड्स मूव होकर डिस्चार्ज होते हैं। इस पोजीशन के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और प्रोसेस एक्सटर्नल हेल्प से हो रहा है। दैट्स वाई इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। तो इन दोनों में वन बाय वन अभी पहला कंसिडर कर रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल। लेटर ऑन आपको सेकंड जो आपको मॉड्यूल दिया जाएगा उसमें अपन कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर।
गैल्वेनिक सेल के फीचर्स में क्या आता है, गैल्वेनिक सेल में आपके पास में दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है। दो हाफ सेल में एक को बोला जाता है एनोडिक हाफ सेल और दूसरे को बोला जाता है कैथोडिक हाफ सेल। एनोड और कैथोड का सिलेक्शन डिसाइड किया जाता है उनके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ कि डैनियल सेल में जो आपके पास में एनोडिक हाफ सेल है उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड कंसिडर करोगे और आयंस Zn+2 के होंगे जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, तो इलेक्ट्रोड जिंक का है, आयन सॉल्यूशन में Zn+2 के हैं। कैथोडिक हाफ सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हो या फिर Cu+2 आयंस प्रोवाइड करने वाला इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर सकते हो। इन दो हाफ सेल को अगर कंसिडर करके एक सेल बनाए जिसको एक्सटर्नल सर्किट में वायर से कनेक्ट किया जाता है और इंटरनल सर्किट में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में वायर से कनेक्ट करते हैं और इंटरनल सर्किट में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है लेटर अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखने वाला पोर्शन क्या है, एनोडिक हाफ सेल में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चल रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 आयन में और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे ही एक्यूमुलेट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे एक्यूमुलेटेड रहने के कारण यहाँ पर आपका एनोड बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एनोड पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। वेयर एज यहाँ पर आपके पास में कैथोडिक हाफ सेल में देखोगे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का अगर रिडक्शन होता है तो Cu+2 आयन Cu में कन्वर्ट होते हैं और कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर। इस रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन करता है, तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है और इलेक्ट्रोड पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिवेशन आप ये भी देख सकते हो, गैल्वेनिक सेल में आपके पास में आपके पास में चार्ज अगर देखोगे तो चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज होगा और इसमें चार्ज अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है करंट। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपैरिजन में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कौन से एक्सटर्नल सर्किट में मूव करता है, करंट मूव करती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, करंट का मूवमेंट होगा। ठीक है, साथ में अपने देखा यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। उससे आप ओवरऑल सेल रिएक्शन देख सकते हो, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu+2 Cu में कन्वर्ट होगा। इस ड्यूरेशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में जो Zn+2 आयन आए उसके कारण Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, वेयर एज यहाँ पर Copper+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उस आयनिक इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज में लिया जाता है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करना। दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करना। इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल दोनों साइड के अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। पोलराइजेशन नहीं होने के कारण यहाँ पर सेल एफिशिएंटली वर्क करेगा। अगर पोलराइजेशन हो गया तो अपन बोलेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है, उसकी जगह पर यहाँ पर सल्फेट आयन एक्सेस में हो जाएंगे। इन आयंस के एक्सेस में होने का एक एंड पॉजिटिव पोल बन जाएगा, दूसरा एंड नेगेटिव पोल बन जाएगा, सेल का पोलराइजेशन होगा और सेल के पोलराइजेशन के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उसको भी ओवरकम करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज है क्या, तो सॉल्ट ब्रिज आपके पास में एक ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब में स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, लाइक KCl ऐड कर सकते हो, KNO3 ऐड कर सकते हो, NH4Cl ऐड कर सकते हो विथ मीडियम जिलेटिन और अगर अगर जेल। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, यूज़ के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब विच कंटेन permeated with the inert electrolyte and it connect the solution of two half cell। दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो अराइज हो रहा है पोलराइजेशन से उसको अवॉइड करता है। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल मेंटेन करेगा। इसके लिए वापस अगर देखें यहाँ पर आपके पास में एक मेम्ब्रेन लगी रहती है, इस मेम्ब्रेन के कारण आयंस ट्यूब से बाहर तो आ सकते हैं बट सॉल्यूशन से ट्यूब में ट्रांसफ़र
नहीं हो सकते। और इसी तरह से यहाँ पर भी आयंस मूव कर सकते हैं। यहाँ जो आयंस कंसीडर किए गए हैं, इन आयंस के लिए अगर चेक करें तो यहाँ पर इट अवॉइड द पोलराइजेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट देखो, सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिया जाता है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में इनर्ट होना चाहिए, वो आपके पास किसी इलेक्ट्रोड से या इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। द कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज शुड हैव द सेम आयनिक मोबिलिटी। जो आयंस मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए। दैट्स वाई इन आयंस के कारण किसी तरह का इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट रिएक्ट विथ आयंस इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। जो सेल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसके साथ भी आयंस का किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कुल मिला के किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में जो यूज़ में ले रहे हैं वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन फीचर क्या आ गया? सॉल्ट ब्रिज आपके पास में एक तो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगा, दूसरा आपके पास में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करेगा, तीसरा फीचर्स अगर बोले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और सेल के पोलराइजेशन को अवॉइड करेगा। ठीक है, अब जब आप एक सेल बनाते हो तो सेल का पोटेंशियल भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सेल का पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। कभी भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है एक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड की सरफेस से सॉल्यूशन में आयंस का ट्रांसफर होना या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की सरफेस पर आयन का ट्रांसफर होना। सपोज आपने मेटल आयन का अगर कॉम्बिनेशन लिया है तो मेटल इलेक्ट्रोड का मेटल आयन में अगर कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है, और मेटल आयन सॉल्यूशन का अगर मेटल में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस रिडक्शन होता है। इन दोनों में से जो डोमिनेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड की नेचर डिपेंड करेगी। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हो, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मेटल इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ solution containing its own ion, the strip of metal positively charged or negatively charged and result into a potential being developed between the metallic strip जो metal electrode है and its solution which is known as electrode potential। तो यहाँ पर नेचर डिपेंड करती है, आइदर ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पर हो गया हो तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन हो गया तो रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हो। इस रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है फॉलोइंग फीचर्स पर। उसमें आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किस मेटल का आपने लिया, हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है, करेक्ट। दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर। ये तीनों फीचर्स है जिस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। और फीचर्स देखते हैं आगे। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर वैल्यू पता हो तो आप सेल का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, जिसके लिए मैंने बोला सेल का जो पोटेंशियल होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी स्केल पे लिखा जाए ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जब भी लिखा जाता है तो उसका स्केल रिडक्शन स्केल लिखा जाता है। ठीक है, सेल में एनोड और कैथोड था, एनोड और कैथोड की जो पोटेंशियल है उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो ई सेल जो डिफाइंड किया जाता है वो ई सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है कैथोड माइनस एनोड, उससे सेल का पोटेंशियल लिखा जाता है। एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन स्केल पे भी लिख सकते हो और रिडक्शन स्केल पे भी लिख सकते हो। उस केस में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन बदल जाता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल साइन बदल जाएगा। आप चाहो तो उसको स्टैंडर्ड स्केल पे भी लिख सकते हो। दैट्स वाई इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाइड किया, जिसमें कैथोड की जगह आपके पास में एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पर एनोड का ऑक्सीडेशन। यहाँ ध्यान से देख सकते हो केवल स्केल बदली है, रिडक्शन स्केल से ऑक्सीडेशन स्केल बदलने पर साइन कन्वर्ट हो गया। नीचे आगे और देखोगे एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखते साइन पॉजिटिव रख दिया, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल रखा। इस तरह से आप ई सेल के फॉर्मुलेशन को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर यही प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल को नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेल का पोटेंशियल अगर देखें तो सेल का पोटेंशियल ई नॉट सेल दिस इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ द एनोड से आप सेल का पोटेंशियल लिख सकते हो। ठीक है, एक है नॉर्मल कंडीशन में, दूसरा है स्टैंडर्ड कंडीशन में।
अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने लिखा उसे ई सेल लिखा, ई सेल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसा मैंने बैक स्लाइड में आपको बताया। कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ई सेल का अगर रिलेशन देखना है तो उसके लिए नर्न्स इक्वेशन पढ़ना होता है। नर्न्स इक्वेशन क्या बताती है? रिलेशन बिटवीन ई सेल, ई नॉट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। ई आपके पास में है वो है सेल का पोटेंशियल, ई नॉट है सेल का पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एन है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, एफ है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू आपके पास में आता है 96500 कूलम। तो यहाँ पर आर एफ कांस्टेंट है और टेम्परेचर अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रखा जाता है तो रूम टेम्परेचर रखा जाता है, जिसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। अगर ये वैल्यू आप रख देते हो तब आपके पास में 2.303 आर टी बाई एफ का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। इस कांस्टेंट का वैल्यू 0.0591 वोल्ट की यूनिट में प्रोवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। और एल का बेस ई चेंज करके लॉग का बेस 10 कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नर्न्स इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं इवन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए या फिर किसी सेल के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी वैलिड है और सेल के लिए भी वैलिड है। यहाँ से देखोगे, फॉर राइटिंग द नर्न्स इक्वेशन फर्स्ट राइट द बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, तभी आप एन को डिफाइंड कर पाओगे, ठीक है। नर्न्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन हाफ सेल। हाफ सेल को आप बोल सकते हो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, एक पूरे सेल के लिए भी इसको डिफाइंड किया जा सकता है, करेक्ट। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप ई सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट किया अपने, द 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन विच कॉपर electrode is dipped at 25 degree Celsius, calculate the electrode reduction potential of the copper। रिडक्शन स्केल पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए रिडक्शन की रिएक्शन फर्स्ट कॉपर की नोट की जाएगी। इट मीन्स Cu+2 आयन Cu में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे रिएक्शन क्या नोट की, Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। इसका ई नॉट क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ई नॉट अगर क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ नर्न्स इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। नर्न्स इक्वेशन क्या है? ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। अब क्यू को रिएक्शन कॉसेंट बोलते हैं। रिएक्शन कॉसेंट लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। यहाँ कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड की एक्टिविटी को हम लोग 1 डिनोट करते हैं। तो यहाँ कॉपर +2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट आपके पास में एक्टिविटी 1 शो कर रहा है, रिएक्टेंट में कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 मोलर। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो 1/Cu+2 और Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नोट करोगे तो 1/0.1 लॉग 10 हो जाएगा और ई नॉट का वैल्यू 0.34 वोल्ट गिवन है। इससे आप ई सेल का वैल्यू या ई इलेक्ट्रोड का वैल्यू निकाल सकते हो, जिसका वैल्यू 0.31 वोल्ट आ जाएगा। तो आपके पास में नर्न्स इक्वेशन का एप्लीकेशन था कि इससे आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। सेल के लिए अपन आगे इलस्ट्रेशन देखेंगे। फिर यहाँ पर सेल का पोटेंशियल लिखता है, इस सेल के पोटेंशियल से क्या क्या एप्लीकेशन है या नर्न्स इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो नर्न्स इक्वेशन की एप्लीकेशन में पहला पार्ट आता है प्रिडिक्शन अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये कैसे प्रिडिक्ट करें। अभी तक प्रिडिक्शन अपन लोगों ने डिसाइड किया था वो डेल्टा जी के बेसिस पे किया था। अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और इक्वल टू 0 आता है तो आप बोलते हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बाद फर्दर चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा जी को थर्मोडायनेमिकली रिलेट किया जा सकता है ईएमएफ ऑफ सेल से। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली रिलेट करने के लिए आप लोग वर्क को यूज में ले सकते हो। डेल्टा जी इक्वल टू -W नॉन पीवी। नॉन पीवी जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज इनटू
पोटेंशियल से। तो चार्ज आपके पास में n इंटू एफ की फॉर्म में लिखा जाता है Q, और V का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू ई सेल से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई फॉर्मुलेशन आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्मुलेशन में डेल्टा जी को रिलेट कर दी। अब साइन देखते हैं। डेल्टा जी का साइन अगर आपके पास में नेगेटिव हुआ तो सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव मैंने अभी बताया आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपकी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आपको गिवन डाटा से ई सेल की वैल्यू चेक करनी है, वो बताएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल का वैल्यू नेगेटिव आता है, जो आप डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ई सेल नेगेटिव होगा, प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ई सेल का वैल्यू 0 जहाँ पे भी होगा, इसका मतलब फर्दर अब सेल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। तो पहला एप्लीकेशन नॉन्स इक्वेशन का आता है प्रिडिक्शन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। सेकेंड एप्लीकेशन में अगर देखते हैं, अच्छा फर्स्ट में ही अपन पार्ट एक और देखते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल कंसिडर किया जिससे आप बता सकते हो कि सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो उसका अल्टीमेट तरीका है ई सेल की वैल्यू निकालना। इसके लिए प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉट। तो Sn+2 Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, Sn+4 का फॉर्मेशन हो रहा है, Br- का फॉर्मेशन हो रहा है, और E0 के डाटा क्वेश्चन में मैंशनड है Sn+4 से Sn+2 का कन्वर्जन 0.15 वोल्ट, Br2 से Br- का कन्वर्जन 1.06 दे रखा है। अब यहाँ आप देखोगे Sn का प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और Br2 का प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एनोड का काम करेगा और ये कैथोड। रिडक्शन जहाँ पे परफॉर्म होगा वो कैथोड का काम करेगा, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ वो एनोड का काम करेगा। दैट्स वाई यहाँ जब E0 सेल लिखा गया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, जो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था। कैथोड का पोटेंशियल अगर देखा है तो कैथोड का पोटेंशियल आपके पास है 1.06 जो Br का दे रखा है, और 0.15 आपको दे रखा है Sn का। इससे आपको E0 का वैल्यू मिल जाएगा सेल के लिए, जिसका वैल्यू 0.91 वोल्ट होगा। करेक्ट। उसके बाद में अगर ई सेल आपको निकालना है तो ई सेल निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का डाटा नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ई सेल का वैल्यू E0 सेल के इक्वल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मान सकते हैं। E0 सेल का वैल्यू कैसा, पॉजिटिव आया। E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन शो किया जाता है जिससे आप बताते हो कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ई सेल पॉजिटिव होने पर स्पॉन्टेनियस, ई सेल नेगेटिव होने पर नॉन स्पॉन्टेनियस, ई सेल 0 होने पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन आता है, वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम जहाँ मेंटेन की जाती है वहाँ पर अगेन मैं बोलूँ तो ई सेल का वैल्यू 0 रखो, और रिएक्शन कॉन्स्टेंट Q का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी। तो ये जो E है इसका वैल्यू 0 रखा जाए और Q की जगह पर प्लेस कर लिया जाए K इक्विलिब्रियम, तो अपन बोल सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। एट इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल इज 0 बिकॉज सेल रिएक्शन आर बैलेंस्ड। E का वैल्यू 0, Q का वैल्यू K इक्विलिब्रियम। अब ये डाटा प्लेस कर लेते हो तो आपके पास नेक्स्ट रिलेशन आ जाता है। यहाँ से आप K इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेक कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए E0 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन आपके पास में आता है वो है एंट्रोपी कैलकुलेशन और हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन का। एंट्रोपी अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एंट्रोपी और ईएमएफ में रिलेशन क्या है। एंट्रोपी और ईएमएफ में रिलेशन होता है डेल्टा एस इक्वल टू NF डी बाई dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, तो इस रिलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ में लेते हैं d डेल्टा g इक्वल टू डेल्टा v dp माइनस डेल्टा s dt। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो ये टर्म 0 है, और डेल्टा जी की जगह पर अपन NF नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एस का फॉर्मुलेशन आ जाता है, ये लर्न होना चाहिए, बहुत सारे इलस्ट्रेशन जेई में भी क्वेश्चन आ रखा है। डेल्टा एस इक्वल टू NF डी बाई डी टी। एन है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट,
और डी बाई डी टी जो है वो है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टेम्परेचर। तो डी बाई डी टी में यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो डी बाई डी टी इज कॉल्ड द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ या सेल। ठीक है, अगर यहाँ पर डी बाई डी टी का डाटा क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर ईएमएफ का वैल्यू रिलेटेड होगा टेम्परेचर के साथ, ईएमएफ अगर टेम्परेचर के साथ में सपोज इस तरह से रिलेटेड है E इक्वल टू ए प्लस बी टी, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी बाई डी टी मिल जाएगा और डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एच पता है, डेल्टा एच कैलकुलेट करना चाहते हो तो अगेन वापस थर्मोडायनेमिक्स में जा सकते हो। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस कैलकुलेट करने का फॉर्मुलेशन अपन ने देख लिया। डेल्टा जी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस एन एफ ई से, और ये अगर दोनों वैल्यू मिल जाती है तो आप डेल्टा एच को भी कैलकुलेट कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की जगह पे अपन ने क्या नोट किया, एन एफ ई। डेल्टा एच कैलकुलेट करना और डेल्टा एच का फॉर्मुलेशन अपने को नोन है। इन फॉर्मुलेशन को चेक करके एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। करेक्ट। तो ये 4 एप्लीकेशन अपने को देखने को मिलती है जब आप नट्स इक्वेशन को यूज में लेते हो। फिर एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको सेल डायग्राम क्वेश्चन में दिया होता है, उस सेल को जज करना होता है, उस सेल से उसका ई सेल निकालना होता है, या उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब ये गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड के पास में इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाता है। इन दोनों का फिजिकल स्टेट अलग होने के कारण एक सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है। सिंगल वर्टिकल लाइन डिफरेंट फिजिकल स्टेट को शो करती है। तो लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड में सबसे पहले इलेक्ट्रोड देन इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ में एक डबल वर्टिकल लाइन भी रिप्रेजेंट की जाती है, ये सॉल्ट ब्रिज को बताती है। और सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है 2 हाफ सेल को। हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो सॉल्ट ब्रिज के नेक्स्ट में इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके नेक्स्ट में इलेक्ट्रोड होगा। ये वाला आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में है वो एनोडिक हाफ सेल को बताता है, राइट हैंड साइड में वो कैथोडिक हाफ सेल को बताता है। और जब सेल डायग्राम लिखा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी उसी सेल डायग्राम में लिखी जाती है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अगर दे रखी है तो आपको पता चल जाएगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है, कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन करना है, कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन करना है। ई सेल के लिए एनोड कैथोड अगर पता है तो आप ई कैथोड माइनस ई एनोड की हेल्प से रिडक्शन स्केल पर डाटा प्लेस करके ई सेल की वैल्यू पे कमेंट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ई सेल दिया हुआ है तो अपन नट्स इक्वेशन को यूज में लेकर रिएक्शन कॉन्स्टेंट्स की एप्लीकेशंस को पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ कंसिडर किया डैनियल सेल, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। डैनियल सेल में आपके पास में कॉपर का तो कैथोड था, जिंक का एनोड था। जिंक को अपन ने रिप्रेजेंट किया लेफ्ट हैंड साइड में, जिंक का इलेक्ट्रोड, ZnSO4 का सॉल्यूशन, देन सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर। ये जो आपके पास में लिखा, इसको शॉर्ट नोटेशन में अगर लिखना है तो इसमें जो जो आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनली, बाकी जो नॉन एक्टिव है उनको कंसिडर नहीं कर रहे। आयंस कौन सा था, Zn+2, तो जिंक का इलेक्ट्रोड Zn+2, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2, ऑक्सीडेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कॉपर+2, कॉपर+2 कन्वर्ट इनटू कॉपर, उससे आपको रिडक्शन का प्रोसेस मिल जाएगा। फिर ई सेल की वैल्यू अगर निकालनी है या ई नॉट की वैल्यू निकालनी है तो ई नॉट क्या होगा, Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का सम कर लो। या फिर दूसरा तरीका है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, उससे आप ई नॉट निकाल सकते हो। यहाँ मेरे को पता है बेटा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप देखोगे तो -0.76 वोल्ट होता है। इसका ई नॉट अगर देखते हो तो ई नॉट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सारी वैल्यूज़ +0.34 है। अब अगर यहाँ रिडक्शन स्केल पर डाटा लिखोगे तो यहाँ कैथोड का पोटेंशियल +0.34 माइनस ऑफ -0.74, ये वैल्यू 1.1 वोल्ट दे देगा। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होती है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको हेल्प करती है। तो अगर सेल डायग्राम दिया हुआ है तो आप सेल डायग्राम से कैथोड एनोड आइडेंटिफाई करो सीखो,
और कैथोड एनोड का अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हम नर्न्स इक्वेशन की एप्लीकेशन से ई सेल या उससे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक सेल बनाना है तो सेल बनाने के लिए अभी मैंने बोला कि आपके पास में एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल होना चाहिए। इस सेल की सेल रिएक्शंस भी पता होना कंपलसरी है, उसके बगैर न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हाफ सेल होते हैं, उनकी सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, दैट्स वाई आपको सेल रिएक्शन लिखने में हेल्प मिले। तो मैंने यहाँ पर कुछ हाफ सेल्स बताए। उन हाफ सेल में पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड में मेटल का इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसके मेटल आयन होंगे। जैसा अभी आपने डैनियल सेल में देखा था, जिंक का इलेक्ट्रोड था, Zn+2 के आयन सॉल्यूशन में थे, कॉपर का इलेक्ट्रोड था, Cu+2 के आयन सॉल्यूशन में थे। जनरली जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाता है तो उसका स्केल लिखा जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन स्केल लिखा जाता है। तो रिडक्शन स्केल पर अगर रिएक्शन लिखते हो मेटल की, मेटल आयन कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन कन्वर्टेड इनटू मेटल, तो सॉलिड मेटल की एक्टिविटी 1 रखी जाती है। मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में मेंशन होगी, जैसा आपने प्रीवियस इलस्ट्रेशन देख रखा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द रिडक्शन स्केल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑन द स्टैंडर्ड स्केल -0.059, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं। जिस भी क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है इसका मतलब आपका टेम्परेचर 25 रहेगा। एन इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन है और एक्टिविटी मेटल का आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पहला इलेक्ट्रोड था जो हम लोगों ने डैनियल सेल में देखा था। सेकेंड इलेक्ट्रोड यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा बेटा, गैस को कंसिडर किया जाता है और गैस को कंसिडर करने के लिए यहाँ पर प्लेटिनम की सरफेस पर गैस को फ्लो करवाया जाता है। प्लेटिनम क्यों यूज़ में लेते हैं या ग्रेफाइट क्यों यूज़ में लेते हैं, उसका रीज़न है गैस को आप इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ इनर्ट सरफेस यूज़ में ली जाती है और इनर्ट सरफेस का काम करता है प्लेटिनम और ग्रेफाइट, और ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन में हेल्प करता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने का काम तो गैस ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गैस को फ्लो किया जाता है ओवर द सरफेस ऑफ प्लेटिनम और ग्रेफाइट। हाइड्रोजन गैस फ्लोन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम और इसको कनेक्ट किया जाता है H+ आयन के सॉल्यूशन में। H+ आयन फर्निश करने वाले सब्सटेंस या सॉल्यूशन आप ले सकते हो, एसिड यूज़ में ले सकते हो, बेस यूज़ में ले सकते हो, बफर यूज़ में ले सकते हो, सॉल्ट्स यूज़ में ले सकते हो। जो H+ या OH- आयन फर्निश करते हो उनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन का अगर कंसिडर करें तो अपन ने बोला रिडक्शन पे नोट कर रहे हैं, तो एज अ कैथोड अपन कंसिडर करते हैं। रिडक्शन में H+ आयन कन्वर्ट होगा H2 में। H+ आयन अगर H2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ नर्न्स इक्वेशन की यूज़ से अपन यहाँ का E0 या ई सेल का वैल्यू देखते हैं। ई सेल का वैल्यू देखने के लिए E = E0 0.059, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट गैस है, गैस के लिए प्रेशर टर्म यूज़ में ली जाती है। गैस के लिए कौन सी टर्म, प्रेशर टर्म यूज़ में ली जाती है। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2 पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ और कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का नोट किया क्योंकि H+ एक्वस मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन, और गैस के लिए प्रेशर टर्म यूज़ में ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखने की है, वो है अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ में लेते हो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 की वैल्यू 0 होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अज्यूम टू बी 0, ठीक है। और इसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड काउंट किया जाता है। उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर 1 बार होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन 1 मोलर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस अगर आप रख देते हो तो E का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। रीज़न E = E0 होगा और E0 हम लोगों ने 0 अज्यूम कर रखा है। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिडर किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने फाइंड किए हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHC के रेस्पेक्ट में आइडेंटिफाई कर रखे हैं। और दूसरे भी गैस इलेक्ट्रोड कंसिडर कर सकते हो, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, बट ईच एंड एवरी गैस इलेक्ट्रोड के लिए बेसिक ध्यान रखना होगा इनर्ट सरफेस होनी चाहिए प्लेटिनम की या फिर ग्रेफाइट की। थर्ड इलेक्ट्रोड यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, वो थर्ड इलेक्ट्रोड है आपके पास में रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड की स्पेशलिटी क्या है
कि आपके एक्वस सॉल्यूशन में एक ही एलिमेंट के दो वेरिएबल वैलेंसी वाले आयन होने चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन में एक ही एलिमेंट के दो वेरिएबल वैलेंसी वाले आयन्स होने चाहिए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, करेक्ट। और इलेक्ट्रोड जो काम में आता है वो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का होना चाहिए। इलेक्ट्रोड किसका होना चाहिए? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। इट हैज़ द सेम मेटल और एलिमेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सेम सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज में लिया, आयरन +2 आयरन +3 वाले आयन्स यूज में लिए। अगर रिडक्शन स्केल पर रिएक्शन लिखनी है तो अपने को पता है +3 से +2 में जाना चाहिए, तो +3 से +2 में कन्वर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो E = E0 - 0.059 log Fe+2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हैं। और कौन कौन से रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हो सकते हैं? तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्रोमियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम का यूज में ले सकते हो। मैग्नीज का मैग्नीज के साथ में यूज में ले सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना कि ईच एंड एवरी टाइम रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइक अगर मैं कह दूं कि जैसे अपने मेरे पास में Mn+2 है, MnO4 है, अगर रिडक्शन स्केल पे रिएक्शन लिखना चाहते हो तो अपने को पता है MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn+2 में, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी बता दोगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन का जो नंबर आएगा वो इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें 5 आएगा। अगर इतना अगर आप कर लेते हो तब भी आपके पास में क्वेश्चन में एरर होने के चांस है। इस एरर को अवॉइड करने के लिए कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। तो इसमें इन्वॉल्व होने वाले ऑक्सीजन भी आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है H2O से। अगर H2O आपने ऐड कर दिया तो H+ इम्बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है H+ आयन से, और H+ आयन से अगर बैलेंस करोगे तो आपके पास में 8 H+ आयन होंगे। अब अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये दोनों आयन्स तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं इसका एक्स्ट्रा रिडक्शन पोटेंशियल अगर नोट करता हूँ तो रिडक्शन पोटेंशियल में E MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn+2, और इसका E0 आप लिख सकते हो -0.059 बाई 5 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लॉग कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्ट में Mn+2 एक्टिव होगा, वाटर सॉल्वेंट है जिसकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी, और साथ में MnO4 आपको नोट करना पड़ेगा, और कौन अवेलेबल है? H+, तो इंटू H+ की पावर 8। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ पर pH या H+ आयन भी अपना रोल प्ले करेगा। तो अपने को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बगैर अपना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इसके रिएक्शन लिखने के पैटर्न में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। नाम से ध्यान से देखोगे, मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए जो उस पर पेस्टेड होना चाहिए, और एनायन का सॉल्यूशन होना चाहिए। रिपीट करता हूँ, मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट उस पर पेस्टेड होना चाहिए, और एनायन का सॉल्यूशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया सिल्वर का मेटल, सिल्वर क्लोराइड की उस पर पेस्टिंग जो इंसॉल्युबल सॉल्ट होगा, और क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। रिप्रेजेंटेशन अगर सिंपल सा लिखो तो रिप्रेजेंटेशन होगा सिल्वर का मेटल, AgCl इंसॉल्युबल सॉल्ट और Cl- आयन, ठीक है। अब अगर इसकी रिडक्शन की रिएक्शन देखनी है तो रिडक्शन की रिएक्शन देखने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसका -1, इसका +1, इसका -1, 0। तो इसमें क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, तो क्लोरीन रेडॉक्स में पार्टिसिपेट तो करेगी बट उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन किसका होगा? तो AgCl का रिडक्शन होगा जो Ag में कन्वर्ट होगा, या ऑक्सीडेशन किसका होगा? Ag मेटल का होगा जो Ag+ आयन में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन की रिएक्शन अगर लिखनी है तो AgCl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag में कन्वर्ट होगा, ये रिडक्शन होगा। तो AgCl गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Ag। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए साथ में कौन से आयन है? Cl- आयन है, ठीक है। अब अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिखना है तो Ag सॉलिड है जिसकी एक्टिविटी 1, Ag सॉलिड है जिसकी एक्टिविटी 1, AgCl सॉलिड है इसकी एक्टिविटी भी
1 होगी। एक्टिव स्पीसीज कौन है? Cl माइनस। इट मीन्स इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cl माइनस पर डिपेंड करेगा। तो एक तो रिएक्शन लिखने का पैटर्न देख लो, और दूसरा कौन से इलेक्ट्रोड या कौन से इलेक्ट्रोलाइट पर ईएमएफ डिपेंड करता है, ये ध्यान होना चाहिए। रिएक्शन अगर अपने को पता है तो हम लोग इस रिएक्शन को सेल के लिए यूज में लेकर इलस्ट्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो पोटेंशियल ऑफ सच सेल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायंस। एनायंस की कॉन्सेंट्रेशन पर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। सच सेल कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये आपका सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका रीज़न, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज बहुत स्मॉल ऑब्जर्व होता है, दैट्स वाई इसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SH। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इस इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल गिवन नहीं हो, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल गिवन नहीं हो तो इसकी जगह पर मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जैसे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है तो इसमें मेटल आयन बनेगा सिल्वर आयन का, उसका पोटेंशियल दे रखा होता है। उससे हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकाला, तो एक रिलेशन आपको लर्न करना पड़ेगा एक क्विक रिविजन में। वो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन प्लस 0.059 बाई n log KSP। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूँ AgCl के लिए इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, दैट्स वाई आप 1 लिख सकते हो log KSP। ये एक रिलेशन आपको हेल्प करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। उसमें डाटा आपको दिया हुआ होगा E0 का। बहुत बार क्या होता है, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए जाते हैं, KSP की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत यूजफुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रोड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इन्वॉल्व होता है। तो ये अच्छी तरह से लर्न कर लेना, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इलस्ट्रेशन दिया मैंने यहाँ पर सेल का। सेल में आपके पास में Cr+3 का एक सेल ले लिया, दूसरा सेल ले लिया आपके पास में Fe+2 Fe का हाफ सेल, और इन दोनों को कनेक्ट करके आपने एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाया, जिसमें एनोड का काम करेगा क्रोमियम वाला, कैथोड का काम करेगा आयरन वाला। इनमें दोनों में मेटल आयन के इलेक्ट्रोड यूज में लिया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है, Cr कन्वर्ट इनटू Cr+3। Fe का रिडक्शन लिखना है, Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहली वाली रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब भी सेल रिएक्शन लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। तो आप सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। और बैलेंस रिएक्शन आप लिख सकते हो 2Cr3 Fe+2 कन्वर्ट इनटू 2Cr+3 एंड 3 Fe। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होगा। अब आपको अगर यहाँ पर E0 सेल निकालना है तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ले सकते हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हो, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। यहाँ आपने देखा हो ये कौन से स्केल पे लिखा गया है, ऑक्सीडेशन स्केल पे। ये कौन से स्केल पे लिखा गया है, रिडक्शन स्केल पे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड से E0 निकाला। E0 निकालने के बाद में E0 का वैल्यू प्लेस करके Q का डाटा जब लिखोगे, Q के डाटा में Fe की एक्टिविटी 1 होगी, Cr+3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई Fe+2 की पावर 3 और क्रोमियम की एक्टिविटी 1, डाटा प्लेस करके EMF सेल निकाल सकते। बहुत आसान तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को एनोड, राइट हैंड साइड वाले को कैथोड, और एनोड का ऑक्सीडेशन एंड कैथोड का रिडक्शन रिएक्शन नोट करके ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालो, E0 निकालो एंड इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के एप्लीकेशन में एक पार्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और कॉन्सेंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों एक ही मटेरियल के होंगे, केवल कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा। एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल एक ही मटेरियल के होंगे और केवल डिफरेंस किसका होगा, कॉन्सेंट्रेशन का, तब उसको बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दो इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई अगर मैं कह दूँ कि इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हो तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जाएगा।
तो यहाँ फर्स्ट कंसिडर किया इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल मैंने कंसिडर किया। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट जो लिया गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट इलेक्ट्रोड जो लिया उसमें एक का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, तो दो इलेक्ट्रोड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब यहाँ पर जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया जाएगा, दोनों एक ही मटेरियल के होने के कारण स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोडिक और कैथोडिक पार्ट में सेम होगा। ई नॉट सेल का वैल्यू ईच एंड एवरी टाइम 0 होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए। ई नॉट 0 है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है। एनोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन लिखेंगे, कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन देखें तो एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन में H2P1 प्रेशर कन्वर्ट इनटू 2H प्लस, कैथोडिक हाफ सेल में 2H प्लस कन्वर्ट इनटू H2P2। सेल रिएक्शन आप निकालोगे तो ये सेल रिएक्शन आएगी। ये सेल रिएक्शन अगर है तो ये स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, गैसेज हमेशा फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट्स वाई P1 का वैल्यू P2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इक्विलिब्रियम कब आएगा? तो जब दोनों साइड का पार्शियल प्रेशर इक्वल हो, P1 इक्वल टू P2 हो। P1 इक्वल टू P2 होगा तो आप ये भी बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होगी जब P1 इक्वल टू P2 होगा, करेक्ट। तो यहाँ सेल के पॉजिटिव होने के लिए, ई सेल के पॉजिटिव होने के लिए कंपलसरी है कि आपके पास में P1 का वैल्यू P2 से लार्ज हो। ये था इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसमें इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन बदल दी। दूसरा कंसिडर कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा। इसके लिए जिंक का सेल यूज में लिया, ZnSO4C1 कॉन्सेंट्रेशन का, ZnSO4C2 कॉन्सेंट्रेशन का, दोनों साइड जिंक के इलेक्ट्रोड सेम कॉन्सेंट्रेशन के। एनोडिक रिएक्शन में Zn+2 में कन्वर्ट होगा एनोड पे और कॉन्सेंट्रेशन C1 होगी। कैथोडिक में Zn+2 Zn में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे तो Zn कैंसिल हो जाएगा। अब Zn+2 C2 से C1 जाओगे। इस सेल रिएक्शन के भी स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंपलसरी है कि C2 का वैल्यू C1 से लार्ज हो। और ई सेल अगर नोट करते हो तो 0.059 बाई 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लॉग C2 बाई C1। सेल रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी व्हेन C2 ग्रेटर देन C1 होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस पे अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये आपकी क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा और इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं पहले उन टॉपिक्स पे नज़र डालते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, किसका रिडक्शन होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट गेन होना चाहिए। ये सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा। फिर कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, कितना अमाउंट बनना चाहिए, ये सारा क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट एस्टिमेशन में चेक करेंगे, ठीक है। इसमें पहला सेल जो अपन कंसिडर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड है, और इन इलेक्ट्रोड का कनेक्शन किया जाता है, वो कनेक्शन किया जाता है एक्सटर्नल बैटरी से। एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्शन करने के साथ में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसा लास्ट में भी आपको बताया होगा लास्ट टॉपिक में कि इलेक्ट्रोलिसिस सेल में या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जब तक एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प न ली जाए तब तक इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म नहीं होगा। इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा कैटायन मूव करते हैं टूवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव करते हैं टूवर्ड्स एनोड। आयंस का मूवमेंट होने के साथ साथ इन आयंस का डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज डिपेंड करता है उनके प्रेफरेंशियल पोटेंशियल पर। यहाँ पर अगर देखें तो ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स स्ट्रॉन्गर इज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होगा वो होगा एनोड पर। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे होगा? एनोड पर, जहाँ पर एनायन अप्रोच कर रहे हैं। रिडक्शन का प्रोसेस के लिए ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एंड एज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कैटायन मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड
ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, एट अ टाइम एनोड या कैथोड पर मोर देन वन स्पीसीज अवेलेबल होती है। मोर देन वन स्पीसीज की अवेलेबिलिटी होने पर हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कौन सा आयन प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होना चाहिए या रिड्यूस होना चाहिए। आयंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें से सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जैसा अभी आपको बोला, एनोड पर जिसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए और रिडक्शन पोटेंशियल लेसर होना चाहिए। कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वो पहले प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा। बहुत बार यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बदल दी जाती है। कॉन्सेंट्रेशन बदलने के कारण स्पीसीज के ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी बदलता है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी अपना रोल प्ले करेगा। करेक्ट। और इसके बाद में आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपने कौन सा लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। इन जनरल जो इलेक्ट्रोड यूज में लिया जाता है वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इनर्ट सरफेस प्रोवाइड करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह पर मेटल कैथोड, मेटल एज ए एनोड यूज में ले लें या मरकरी एज ए कैथोड यूज में ले लें, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड भी अपना रोल प्ले करेगा। रीज़न अपने को पता है, मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं और मरकरी पर अमलगम का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई इन दो इलेक्ट्रोड के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ केस आप लोग देख सकते हो, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अमलगम का केस दे, मरकरी मेटल्स के साथ मिलकर अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं, उस केस में मेटल आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी प्रेफरेंशियली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इन चार फैक्टर्स को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इसको अपन क्वालिटेटिव एस्टिमेशन पार्ट में देखते हैं, उसमें किस इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ में लेने पर कौन सा प्रोडक्ट गेन होता है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट दे रखे हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट से हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला। जैसा फर्स्ट केस है फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl में ओनली Na+ और Cl- आयन अवेलेबल होंगे। कैटायन Na+ आयन अप्रोच करेंगे कैथोड पर। अगर ये कैथोड पर जाएंगे तो Na+ आयन के डिस्चार्ज होने से सोडियम मेटल का डिपोजिशन होगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। Cl- आयन अप्रोच करेंगे एनोड पर, Cl- आयन से रिलीज होगा Cl2 गैस। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम और ग्रेफाइट के हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट एनोड पे Cl2 गैस मिला और कैथोड पे डिपॉजिट होने वाला प्रोडक्ट सोडियम मेटल मिला। ठीक है, तो इस तरह से अपने को आइडिया लग जाएगा कौन सा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सेम अगर यहाँ पर इसकी जगह पर एक्वस NaCl यूज में ले तो एक्वस NaCl यूज में लेने पर आपके पास में Na+ आयन, Cl- आयन, वाटर का H3O+ आयन एंड वाटर का OH- आयन, 4 आयंस की अवेलेबिलिटी है। इसमें से एनोड पर अप्रोच करने वाले आयंस आपके पास में होंगे OH- आयन और Cl- आयन। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियली ध्यान रखना पड़ेगा OH और Cl में किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो अपने को नोन है अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है Cl- आयन प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है और साथ में OH- डिस्चार्ज क्यों नहीं हो पाता, उसका रीज़न प्रोवाइड किया जाता है ओवर वोल्टेज। तो यहाँ ओवर वोल्टेज का गेम भी देखा जाता है जो कॉन्सेंट्रेशन के कारण आता है। यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल है Na+ एंड वाटर H3O+। तो अपने पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप डिसाइड कर सकते हो H3O+ आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होता है एज कंपेयर टू Na+ आयन। दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी अगर अपन ध्यान रखते हैं तो उस केस में अपन बता सकते हैं किस केस में कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर एनोड और कैथोड पे रिलीज या डिपॉजिट होगा। सेम एक्वस NaOH यूज में लेते हो या फिर डाइल्यूट NaCl यूज में लें। यहाँ पर डाइल्यूट NaCl यूज में लेने पर Cl और OH में प्रेफरेंस दी जाती है OH को। OH को प्रेफरेंस देने के कारण यहाँ पर रिलीज होने वाली गैस O2 हो जाएगी इन प्लेस ऑफ
Cl2, और Na प्लस और H3O प्लस में H3O प्लस को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं, दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक्वस NaOH के केस में Na प्लस आयन और OH माइनस आयन ये तो आएंगे इलेक्ट्रोलाइट से, वाटर का H प्लस और OH माइनस होगा। यहाँ केवल OH माइनस होने के कारण गैस रिलीज होती है O2, Na प्लस और H प्लस में प्रायोरिटी दी जाती है H2 को। दैट्स वाई यहाँ पर इस टेबल को अपन ध्यान से देख सकते हैं, कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कौन सी स्पीसीज का रिडक्शन होना चाहिए, ये डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूज़ में लिए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज़ में लिया जाता है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पर स्पेसिफिक अगर मैं बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पर AgNO3 का सॉल्यूशन लेता हूँ, AgNO3 का सॉल्यूशन यूज़ में लेने पर प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होने पर एनोड के लिए जो आपके पास में अवेलेबल आयंस होंगे, एक होगा OH माइनस और दूसरा होगा NO3 माइनस आयन। OH माइनस और NO3 माइनस आयन में प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाती है OH को, दैट्स वाई यहाँ पर O2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? O2 गैस रिलीज होगी। Ag प्लस और H3O प्लस में अगर प्रेफरेंस देखी जाती है तो यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है Ag प्लस आयन को। Ag प्लस आयन को प्रेफरेंस देने के कारण Ag प्लस आयन एज अ Ag मेटल डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर गेम क्या होता है कि अगर मैं प्लेटिनम और ग्रेफाइट की जगह पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज़ में लूँ, सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज़ में लेने पर एनोड पर ऑक्सीडाइज होने वाली जो स्पीसीज होगी उसमें एक और टर्म ऐड हो जाती है, वो हो जाती है Ag। ठीक है, OH और Ag में प्रेफरेंस किसको प्रोवाइड की जाती है? तो Ag को प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर सिल्वर ऑक्सीडाइज होता है और सिल्वर ही रिड्यूस होता है कैथोड पर। एनोड पर ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीसीज सिल्वर होगी, कैथोड पर रिड्यूस होने वाली स्पीसीज सिल्वर होगी। दैट्स वाई सॉल्यूशन में AgNO3 के आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोड कौन सा है ये स्पेसिफिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ केस में pH भी अपना रोल प्ले करता है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें क्वालिटेटिव एस्टिमेशन आप देख सकते हो। क्वांटिटेटिव अगर फाइंड करनी है कितना कौन सी गैस रिलीज हुई, ये अगर चेक करना है तो उसको चेक करने के लिए अपने को यूज़ में लेने पड़ते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे ने 2 लॉ प्रोवाइड कर रखे हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज, जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, डिपॉजिट जनरली मेटल आयंस हो जाते हैं, डिस्चार्ज होने वाली गैसेज हो जाएगी, at an electrode is directly proportional to charge passing through the electrolytic cell or charge utilized through the electrolytic cell। यहाँ पर यह है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज, दिस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z यूज में लिया जाता है। इस Z को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को डिफाइन किया जाता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट E/F। E इक्विवेलेंट मास होगा, F फैराडे कांस्टेंट होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो E/F है उसके बेसिस पर अगर डाटा देखते हो तो यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया, n/F ये आपके पास में है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फैराडे कांस्टेंट I/T। ये बताएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। सपोज यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग हो गया 1 फैराडे चार्ज है। 1 फैराडे चार्ज का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। तो यहाँ लास्ट लाइन आपको दिया, हैंस फैराडे चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर आपके पास में 1 फैराडे चार्ज है, इट मीन 96500 कूलम चार्ज है, उस कंडीशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगी। जितना फैराडे चार्ज होगा उतने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर बोलूँ तो सिंप्लीफाइड वे में आपके पास में होगा
Q Faraday equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए फैराडे फर्स्ट लॉ लर्न करना है। सेकंड, अगर फैराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखें, उसके लिए आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो ईच एंड एवरी सेल में ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या डिस्चार्ज होने वाली क्वांटिटी के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। ईच एंड एवरी स्पीसीज के ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले स्पीसीज एट ईच इलेक्ट्रोड का वैल्यू या ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है। दिस लॉ स्टेट अबाउट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन डिफरेंट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट होना नेसेसरी है एट इलेक्ट्रोड बाय द पासेज ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सभी में पास होने वाले इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी सेम होगी और प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। तो जो भी सब्सटेंस होंगे उन सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, तो मासेस इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगी। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास और W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 आप प्लेस कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। या फिर मैं बोल दूँ W/E रिप्रेजेंट करेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2। ये फैराडे सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों अगर अपने को नोन है तो हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसके लिए इलस्ट्रेशन कंसीडर करते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन एट 1 atm 273 केल्विन, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है, विल बी डिपॉजिटेड बाय द 100 एम्पियर, करंट का वैल्यू दे दिया आपको, आई का वैल्यू, टाइम गिवन है 5 आवर्स, चार्ज गिवन है, चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हो। चार्ज आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया Q इक्वल टू आई इंटू टी, जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया Q इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ से आपको चार्ज आइडेंटिफाई हो जाएगा। इस चार्ज को आप फैराडे में कन्वर्ट कर सकते हो और फैराडे में कन्वर्ट करने के बाद में क्लोरीन गैस के रिलीज होने के लिए रिएक्शन देखते हो तो रिएक्शन आपके पास में होगी Cl माइनस प्लस Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल Cl2 रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ फैराडे, 2 फैराडे चार्ज या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आपको फैराडे चार्ज नोन है तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं ये x फैराडे होने पर ये x/2 मोल्स होगा और मोल्स अगर अपने को नोन है तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 निकाला जा सकता है सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से। देखते हैं यहाँ पर I इंटू टी गिवन है 100, I का वैल्यू, करंट के साथ साथ टाइम अगर ध्यान से देखोगे टाइम का यूनिट है आवर्स, उसको कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में, 5 इंटू 60 इंटू 60, कूलम्बिक चार्ज मिल गया 18 इंटू 10⁵ और कूलम्बिक चार्ज को अपन यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं फैराडे चार्ज में। दिस इज योर फैराडे चार्ज। क्लियर? इक्विवेलेंट मास के लिए आपके पास में 35.5, तो यहाँ से मास ऑफ Cl2 आ जाएगा। मास ऑफ Cl2 से अपन देख सकते हैं 1 मोल Cl2 हैविंग वॉल्यूम एट 1 atm एंड 273 केल्विन 22.4 लीटर। मोल्स फाइंड कर लो, 662.2 डिवाइड बाई 71, ये मोल्स हो गए। दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, मोल इनटू वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम 208.9। बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। सेकेंड इलस्ट्रेशन कंसिडर किया, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कोट मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.005 नैनोमीटर। थिकनेस गिवन है, एरिया गिवन है, वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम आइडेंटिफाई होने के साथ साथ डेंसिटी भी मेंशन्ड है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास आ जाएगा। मास किसका है? तो मास सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर का मास मिल जाएगा, सिल्वर के मोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिल्वर के मोल आइडेंटिफाई हो गए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। सिल्वर के जितने मोल्स होंगे उतने ही फैराडे चार्ज होगा, फैराडे चार्ज होगा। दिस इज इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। देखो क्या किया, वॉल्यूम ऑफ लेयर
वॉल्यूम ऑफ लेयर के थिकनेस इनटू आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया एरिया, वॉल्यूम आइडेंटिफाई हो गया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास मिल गया, और मास मिलने के बाद में W इक्वल टू जेड आई टी आपने अप्लाई कर दिया, या फिर आप ये भी डायरेक्ट अप्रोच यूज में ले सकते हो। W 0.42, इक्विवेलेंट मास सिल्वर 108, 96500 फैराडे कांस्टेंट, करंट 3, टाइम t, टाइम सेकंड में यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। इस तरह से अपना इलस्ट्रेशन सिंप्लीफाई वे में फैराडे लॉज को यूज में लेते हुए सॉल्व कर सकते हैं और आपको 100% इजीली मार्क्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। एक और इलस्ट्रेशन काउंट किया, अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी तक जो दोनों क्वेश्चंस करवाए थे उसमें बाय डिफॉल्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, अगर प्लेटिनम की जगह पर मेटल का इलेक्ट्रोड यूज में लिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होगा कॉपर इलेक्ट्रोड by a current of 10 ampere passing through the cell for 1 hour. टाइम गिवन है, करंट गिवन है, कौन सा इलेक्ट्रोड है वो गिवन है, what change occur at the electrode or in the solution and in the solution. इलेक्ट्रोड पे चेंज अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको फैराडे चार्ज आइडेंटिफाई कर लेना होता है। तो फैराडे चार्ज के लिए यहाँ पर या फॉर्मूला डायरेक्ट यूज में लें, W इक्वल टू जेड आई टी, जेड आपने नोट किया इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500, करेक्ट। W के लिए इक्विवेलेंट मास कॉपर का 63.5/2, मोलर मास बाय 2, एन फैक्टर 2 होगा कॉपर का, Cu+2 आयन, 96500, करंट 10 एम्पियर एंड 1 आवर है, इसको कन्वर्ट करोगे सेकेंड में, 60 × 60 3600, मास 11.84। ये मास एनोड से तब आपके रिलीज कर पाओगे जब आपके पास में कॉपर का इलेक्ट्रोड है। यहां पर एनोड और कैथोड इन दो स्पीसीज को अगर ध्यान से देखें तो एनोड पे आपके पास में कॉपर अवेलेबल है और साथ में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, OH- होगा और साथ में SO4-2 होगा, ठीक है। इन सब में प्रेफरेंशियल ऑर्डर से आपको नोन होगा कि कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, तो एनोड पर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। इफ एनोड प्योर है तो यहाँ से डिस्चार्ज होने वाला मास 11.84 होगा, ठीक है। कैथोड पर स्पीसीज अवेलेबल होगी Cu+2 आयन और साथ में H3O+, Cu+2 और H3O+ में प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाएगी Cu+2 आयन। इट मीन्स यहाँ पर डिपॉजिट होने के लिए कैथोड पर कॉपर+2 आयन जाएंगे और एनोड पर ऑक्सीडाइज होने वाला कॉपर Cu+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा। जितना कॉपर सॉल्यूशन में आएगा उतना ही कॉपर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पर या ट्रांसफर होगा। दैट्स वाई सॉल्यूशन में CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। 11.84 ग्राम कॉपर will dissolve from the anode and same amount from the solution will get deposited on the cathode. The concentration of the solution will remain unchanged. ठीक है, तो आपको मेटल इलेक्ट्रोड के केस में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, सॉल्यूशन में क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना चाहिए। कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है, कंडक्टेंस में कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व किए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जल्दी से उसका रिवीजन कैसे किया जा सकता है जिससे JEE एडवांस में हेल्प मिले, इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया। उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देखेंगे, आयनिक मोबिलिटी देखेंगे और मेन इंपॉर्टेंट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसके JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंटली आ रहे हैं, ठीक है। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब एक्वस सॉल्यूशंस बना हुआ होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लेस किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लेस करने के साथ साथ एक्सटर्नल सोर्स से डायरेक्ट करंट DC प्रोवाइड किया जाता है और DC से हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर करते हैं। उसके लिए हमको पता है कि यहाँ पर ओम्स लॉ की हेल्प ली जाती है, चाहे मेटलिक कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, दोनों ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, I करंट को रिप्रेजेंट करता है, R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर इसको डील कर रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस किसके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। उसके लिए अपने को रेजिस्टेंस पता होना चाहिए
रेजिस्टेंस अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए अगर चेक किया जाए तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है या प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जैसे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाओगे, एनोड कैथोड, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसके प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। जितना लॉन्गर डिस्टेंस होगा आयंस को उतना मोर ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा। और इलेक्ट्रोड की थिकनेस या सरफेस एरिया कितना है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। दैट्स वाई यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम लोगों ने बोला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लिखा जाता है, कांस्टेंट रो से रिप्रेजेंट किया। इस रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल के लिए एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इन दोनों को कांस्टेंट माना जाता है। दैट्स वाई एल बाई ए को सेल कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, यहां से अगर कंडक्टेंस को डिफाइन करें तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। करेक्ट, रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप कंडक्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम आता है। दैट्स वाई यहाँ पर कंडक्टेंस का अगर यूनिट देखा जाए ओम इनवर्स बोल सकते हो, या ऐसा यूनिट साइमन यूज में ली जाती है। जी इज एक्सप्रेस इन महो ओम इनवर्स और साइमन। ठीक है, ऐसा यूनिट्स इसका है ओम इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए बोला जाता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका सिंबल प्रोवाइड किया जाता है के कप्पा, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक है, रो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, रो को हम डिफाइन कर सकते हैं बैक वाली स्लाइड से, रो इक्वल आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यहां से रो निकाल सकते हो। 1 बाई रो दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। एल और ए मैंने एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट बोला, इसको सेल कांस्टेंट बोल सकते हो। दैट्स वाई यहां पर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। फिर यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां पर आप कंडक्टेंस डिफाइन करो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइन करो, वहां पर डाइल्यूशन के केस में थोड़ा एक्सप्लेनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है वो अपन पीछे वाली स्लाइड से देख सकते हैं। जब यहाँ पर आप कप्पा को डिफाइन करते हो, उससे कंडक्टिविटी डिफाइन करते हो, तो एल और ए का वैल्यू, एल और ए का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एल को डिफाइन कर लूँ और ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिफाइन कर लूँ, तो उस कंडीशन में कप्पा डिफाइन किया जाता है यूनिट वॉल्यूम के लिए। एल ए यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस कंडीशन में एल इंटू ए 1 यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ के डिफाइन कर दिया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उतनी ही कंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ पर कंडक्टेंस डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस पर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करता है। तो उस केस में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, कप्पा डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू हायर होगा या कंडक्टिविटी हायर होगा। फिर दूसरा कंडक्टेंस डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन यूज में लेते हैं, एक मोलर कंडक्टेंस या मोलर कॉन्सेंट्रेशन और दूसरी यूज में लेते हैं इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर लिया 1 मोल होना चाहिए। कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ वॉल्यूम आप अपनी मर्जी से यूज में ले सकते हो, वॉल्यूम वेरिएबल हो सकता है, बट इलेक्ट्रोलाइट जो होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो भी कंडक्टेंस आएगी दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस के एंड वॉल्यूम वी इन which contain 1 mole of electrolyte। वॉल्यूम कुछ भी रखा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए। लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी, करेक्ट, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। अब इस वॉल्यूम के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने पास मोलरिटी है। मोलरिटी के लिए अगर मैं बोल दूं मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
यहाँ से आप वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर सकते हो, वॉल्यूम प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला आता है लैम्बडा एम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलरिटी। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लैम्बडा एम का यूनिट कैलकुलेशन में ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होना चाहिए। कुछ केस में यहाँ पर इसका एसआई यूनिट भी यूज में लिया जाता है। तो जब एसआई यूनिट यूज में लो तब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है लैम्बडा एम इक्वल टू के बाई 1000 इंटू मोलरिटी। अब उस कंडीशन में आप ये यूनिट यूज में ले सकते हो, और उसी के साथ के का यूनिट भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अपने ध्यान क्या रखना है, लैम्बडा एम के इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम के लिए लैम्बडा एम का वैल्यू जो होना चाहिए उसका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होना चाहिए। के का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए। सेकंड फॉर्मुलेशन लैम्बडा एम इक्वल टू के अपॉन 1000 इंटू एम के लिए लैम्बडा एम का एसआई यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होना चाहिए और के का यूनिट साइमन मीटर इनवर्स होना चाहिए। कैलकुलेशन के टाइम यूनिट प्रॉब्लम रहती है, यूनिट के कारण आंसर गलत आते हैं, तो इस यूनिट को जरूर ध्यान से देख लो। सेम प्रॉब्लम आपके साथ में इक्विवेलेंट के साथ भी आएगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो कंडक्टेंस प्रोवाइड की जाती है दैट कंडक्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इन दोनों केस में सॉल्यूट की क्वांटिटी फिक्स कर ली, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप कुछ भी यूज में ले सकते हो। लैम्बडा इक्यू इक्वल टू के इंटू वी, और वी अगेन नॉर्मेलिटी की टर्म में फाइंड कर सकते हो, के इंटू 1000 बाई एन। और यहाँ पर जब फॉर्मुलेशन दिया तो उस समय यूनिट कंसिडर की गई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एसआई के लिए अगेन कन्वर्जन देख सकते हो, लैम्बडा इक्यू के बाई 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मुलेशन का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यूनिट इसमें स्पेशली ध्यान रखी जाए। मोलर कंडक्टेंस के लिए मोल 1 होना चाहिए, इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट 1 होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दे रखी है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम। नॉर्मेलिटी प्रोवाइडेड है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्बडा इक्यू फाइंड करना है। द 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर सॉल्यूशन 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट, लेंथ प्रोवाइड कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड कर दिया, एल पता है, सेल कांस्टेंट भी अपन निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो पहले कप्पा आइडेंटिफाई कर लो, कप्पा 1 बाई रो 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। आर गिवन है 50, एल 2.1, 4.2। यहाँ से आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से देखोगे यूनिट आनी चाहिए आपका ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये आपके पास में यूनिट आती है, इस यूनिट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, लैम्बडा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। के नोन है, नॉर्मेलिटी नोन है, डाटा प्लेस कर लो। यहाँ से आपको जो यूनिट मिल रही है वो मिल रही है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, करेक्ट। फिर अपने को एक रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एम मोलर कंडक्टेंस एंड लैम्बडा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, दोनों का फॉर्मुलेशन जोन है, दोनों के रेशियो फाइंड कर लेते हैं। लैम्बडा इक्यू बाई लैम्बडा एम दिस इज इक्वल टू मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, और अपने को नोन है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पर मोलरिटी बाई नॉर्मेलिटी इक्वल टू 1 बाई एन। एन फैक्टर होगा सॉल्ट के लिए चार्ज ऑन टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज, और आयंस के लिए होगा चार्ज ऑन आयन। तो यहाँ देख सकते हो एन इज द टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज ऑफ सॉल्ट। लाइक एल्यूमिनियम सल्फेट अगर कंसीडर करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 एल्यूमिनियम आयन है, 1 एल्यूमिनियम आयन पर +3 होता है, 2 एल्यूमिनियम आयन पर 6 हो जाएगा, दैट्स वाई लैम्बडा एम बाई 6 प्लेस कर सकते हैं। NaCl का चार्ज 1 है, चाहे कैटायन कंसीडर करो चाहे एनायन कंसीडर करो, लैम्बडा एम बाई 1। CaCl2 का चार्ज 2 है, लैम्बडा एम बाई 2। इस तरह से आप मोलर टू इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट टू मोलर कंडक्टेंस को रिलेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट काम जो आता है, जिसमें जेईई में रिसेंटली क्वेश्चन आ रखा 2021 में, वो था आपके पास में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या फिर कॉल-राउस लॉ से रिलेटेड था। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है।
तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हो या कप्पा के बारे में बात कर रहे हो। जब के बारे में बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम आपका फिक्स हो जाता है और डाइल्यूशन के साथ में आयंस का नंबर चेक किया जाता है। जब मोलर कंडक्टेंस की बात करते हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो जाते हैं और डाइल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होने के साथ में चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन बोल सकते हो। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो तो उसका रीज़न मैंने साफ बोला, जब आप कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके पास वॉल्यूम आपने फिक्स कर रखा है। अब डाइल्यूशन करोगे नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। फिर यहाँ पर एक ग्राफ ऑब्जर्व किया गया डिबाई हकल और ऑनसागर के थ्रू। डिबाई हकल और ऑनसागर ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया। वो प्लॉट किया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो प्लॉट आया वो लीनियर आया। KCl का जो प्लॉट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का प्लॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर है। उसके लिए ग्राफ के बेसिस पर डिबाई हकल ने इक्वेशन प्रोवाइड कर रखी है। इक्वेशन प्रोवाइड की लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा नॉट माइनस a रूट c। ठीक है, लैम्बडा m और रूट c का जो प्लॉट है वो लीनियर प्लॉट है, जिसके लिए इंटरसेप्ट जो होगा वो इंटरसेप्ट होगा कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जिसको फाइंड किया जाता है बाय द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ को और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दो। एक्स्ट्रा अगर ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ बैक साइड में कट करेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को और y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करेगा लैम्बडा m नॉट को। तो ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा m नॉट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्लोप का वैल्यू प्रोवाइड करता है a को। स्लोप ध्यान से देखोगे नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप होने का रीज़न यहाँ पर है कि कॉन्सेंट्रेशन आप राइज करते हो, कॉन्सेंट्रेशन राइज करने पर कंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करोगे कंडक्टेंस का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ेगा। फिर यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस कंसिडर करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में शार्प इंक्रीज होता है कंडक्टेंस का वैल्यू विथ डाइल्यूशन। इसका रीज़न प्रोवाइड किया जाता है डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। दैट्स वाई कंडक्टेंस रैपिडली राइज करता है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये प्लॉट वाई इंटरसेप्ट को कट या वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई नहीं होता है। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई नहीं होने के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा m नॉट थ्रू ग्राफ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प ली जाती है कोलराउस लॉ की। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, कौन से हो, इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो होना। कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो होने का मीनिंग मैं ये बोल सकता हूँ आयंस बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन पे होंगे, उनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन नहीं होगी। आयंस सेपरेट होने के कारण कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा और रेजिस्टेंस ड्यू टू सॉल्वेंट भी जीरो होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, रेजिस्टेंस ड्यू टू सॉल्वेंट जीरो है, इंटरकूलम्बिक इंटरेक्शन जीरो है और आयंस सेपरेट स्टेट में है। तो यहाँ पर आयंस फ्री स्टेट में होने के कारण टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स ऑल आयंस। देख सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज समेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस। लाइक मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट काउंट किया AXBY। AXBY आपको प्रोवाइड करेगा X आयंस ऑफ A प्लस Y आयंस ऑफ B माइनस X। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयंस आपके पास में है वो A और B के आयंस अवेलेबल है। यहाँ से अगर लैम्बडा m ऑफ AXBY बोलते हो तो X इंटू लैम्बडा m ऑफ A प्लस Y इंटू लैम्बडा m ऑफ B माइनस X एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए। ध्यान रखना 100% डिसोसिएटेड मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर इसी जगह पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर निकालना हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पर
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ आयंस को यूज में नहीं लेते हैं, डायरेक्ट उनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा एम ई क्यू इक्वल टू लैम्डा एम ई क्यू ए लैम्डा एम ई क्यू ऑफ बी। ध्यान रखना यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट काम में नहीं आता, एक कॉमन एरर करते हैं बच्चे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप लैम्डा ई क्यू के लिए भी यूज़ में लेते हो, लैम्डा ई क्यू के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ में नहीं आता। मोलर कंडक्टेंस के टाइम आपको ध्यान रखना है। तो इससे आप लैम्डा एम नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबके लिए कोलराउस लॉ वैलिड है। बस इससे हेल्प ये मिलती है कि हम इसकी एप्लीकेशन से कुछ और नए पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं, एप्लीकेशन में चलते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द लैम्डा एम नॉट ऑफ इंडिविजुअल आयन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर लैम्डा एम नॉट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके इंडिविजुअल आयन का अगर लैम्डा एम नॉट अगर आप चेक कर पाओ तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक एसिटिक एसिड का अगर लैम्डा एम नॉट अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो इसमें दो आयन्स है, एक है एसीटेट आयन और एक H+ आयन। इन दो की वैल्यू अगर अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उनको ऐड करके कैलकुलेट कर लो। तो उसके लिए हेल्प ली मैंने यहाँ पर एक तो HCl की जो प्रोवाइड करेगा H+ आयन, दूसरी हेल्प ली मैंने सोडियम एसीटेट की। सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन मेरे को चाहिए तो एडिशनल सॉल्ट कौन सा है, NaCl। तीसरा सॉल्ट NaCl ले लिया। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करते हो तो Cl Na ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास में दो इंडिविजुअल आयन H+ और एसीटेट आयन का सम मिल जाएगा। इसी तरह से BaSO4 अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हेल्प ली BaCl2 की, जिसमें Cl आयन एक्स्ट्रा है, Na2SO4 की जिसमें सोडियम आयन एक्स्ट्रा है। अब आपको यहाँ पर NaCl की एक्स्ट्रा डाटा आपको नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आप BaSO4 का लैम्डा एम नॉट आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये है आपके पास में स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए डिबाई-हकल ऑनसागर इक्वेशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट के सिमिलर प्लॉट आपको ऑब्जर्व होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला या इक्वेशन अगर ध्यान से दोबारा देखें, इस इक्वेशन को आप स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए यूज में नहीं ले सकते, ये ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज में लो। सेकंड एप्लीकेशन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर रेशियो फाइंड किया जाता है कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम इक्विवेलेंट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा ई क्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फा अगर पता हो तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं यहाँ पर HA की फॉर्म में बोल सकता हूँ, BOH की फॉर्म में बोल सकता हूँ। HA और BOH के लिए अगर बोला जाए तो ये वीक एसिड और वीक बेस है, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka और Kb अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। K इक्विलिब्रियम अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा के इक्वल होगा, और अल्फा का रिप्लेसमेंट इनमें से किसी से किया जा सकता है। ये दोनों अगर आपको नोन है तो आप यहाँ पर K इक्विलिब्रियम का वैल्यू वीक एसिड वीक बेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर pH का वैल्यू भी चेक कर सकते हो। वीक एसिड के लिए अल्फा H+ इक्वल टू अल्फा इंटू C बोल सकते हो, वीक बेस के लिए OH माइनस इक्वल टू अल्फा इंटू C बोल सकते हो। तो इससे आपके पास में आयनिक के क्वेश्चंस के साथ में मर्ज क्वेश्चंस इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तीसरा एप्लीकेशन इसका जो आता है वो एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी एंड KSP प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको चेक करना है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट को यूज में लेना चाहिए। किसको? स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी को एज अ मोलरिटी और मोललिटी आप डिफाइन कर सकते हो। मोलरिटी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर लैम्डा एम को यूज में ले सकता हूँ, K इलेक्ट्रोलाइट इंटू 1000/m। बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अभी तक आपने इसको K सॉल्यूशन से भी काम चला लिया, एक्चुअल में ये K इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका रीज़न क्या है कि सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस आती है वो इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्वेंट के कारण आती है,
और जो सॉल्वेंट यहाँ पे यूज में लिया जाता है, सॉल्वेंट के कारण कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत लेसर होने के कारण इस टर्म को जनरली नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्वेंट का डाटा दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्यूशन का जो टोटल कंडक्टेंस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्वेंट का सम होगा। ठीक है, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रोलाइट का डाटा फाइंड करने के लिए के इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू के सॉल्यूशन माइनस के सॉल्वेंट को यूज में लेना होगा। करेक्ट। और यहाँ से आपको अगर मोलरिटी का वैल्यू मिल जाता है जो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर AgCl के लिए आप KSP इक्वल टू एम स्क्वायर बोल सकते हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन m, इसकी कॉन्सेंट्रेशन m, KSP इक्वल टू एम स्क्वायर। Ag2CrO4 के लिए Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन m, KSP इक्वल टू 4m क्यूब। ये तीन मेन एप्लीकेशन आप देख सकते हो, जिसमें आपको फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने बताई लैम्डा m नॉट का वैल्यू फाइंड करना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सेकंड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना, और तीसरे केस में आप लोगों को मैंने बताया सॉल्युबिलिटी m को कैलकुलेट करना या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके रिगार्डिंग एक एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 2.12 into 10 to the power minus 6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये K का वैल्यू गिवन है सॉल्यूशन का, और ये K आपको दे रखा है सॉल्वेंट का। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, साथ में आपको लैम्बडा EQ दे रखा है, तो मैं यहाँ नॉर्मेलिटी आराम से चेक कर सकता हूँ, और नॉर्मेलिटी आपको पता चल जाएगी तो आप उससे सॉल्युबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? AgCl। AgCl के लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होगी जो S को रिप्रेजेंट करेगा। AgCl के लिए n फैक्टर 1 होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी होगी जो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसके लिए आप सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए K सॉल्यूशन माइनस K H2 इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाटा प्लेस कर लो, आंसर फाइंड हो जाएगा। करेक्ट। एक और डाटा देखते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA। वीक एसिड HA दिया है, इसका अल्फा आपको फाइंड करना होगा। उसके लिए आपको लैम्बडा m का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HA। HA का अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर कंडक्टेंस बोलोगे वो H प्लस आयन और A माइनस आयन की कंडक्टेंस का सम होगा। उसके लिए इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ से आप लैम्बडा m ऑफ HA फाइंड कर सकते हो, और ये पता चल जाए लैम्बडा m आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अल्फा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर लो, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। करेक्ट। ये था कंडक्टेंस के बारे में, जिसमें कोलराउस लॉ की हेल्प से हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन देखी। नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए अपने को चाहिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, ये पता होना चाहिए। कंडक्टेंस डिपेंड करती है एक तो आयनिक मोबिलिटी पर, आयंस की स्पीड क्या है, और दूसरा नंबर ऑफ आयंस क्या है। तो उसके लिए आयनिक मोबिलिटी को पहले डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ आयंस देखेंगे, उससे कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। तो कंडक्टेंस यहाँ पर नेचर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगी और आयनिक मोबिलिटी पर डिपेंड करेगी। ये तीन फैक्टर होंगे जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। आयनिक मोबिलिटी डिफाइन कर रखा है स्पीड ऑफ आयन इन यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्पीड ऑफ आयन इन यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ आयन डिवाइड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्पीड को आप लिख सकते हो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख सकते हो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो इससे इसका यूनिट आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, या फिर इसको और मैं डिफाइन करूं, स्पीड को d/t बोल सकते हो, ये dv/dx है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर पर यूनिट टाइम पर वोल्ट। ठीक है, साथ में यहाँ पर इसी आयनिक मोबिलिटी से रिलेटेड होता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जब आप मोलर कंडक्टेंस लिखते हो तो आपको वैलेंसी फैक्टर भी नोट करना पड़ता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने के लिए लैम्बडा EQ/F से आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें वैलेंसी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कंडक्टेंस डिपेंड करती है आयनिक मोबिलिटी, नेचर ऑफ आयंस, और दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस। इससे रिलेटेड टॉपिक जो नेक्स्ट आ रहा है वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सा है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत सारे जेईई में क्वेश्चंस आ रखे हैं इसके। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में यहाँ पर पहली टाइट्रेशन जो यूज में ली जा रही है वो टाइट्रेशन है
स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपके पास में आयंस जो सॉल्यूशन में होंगे H प्लस और OH माइनस आयन होंगे। H प्लस और OH माइनस आयन के लिए अगर मैं बोलूँ तो उस कंडीशन में H प्लस और OH माइनस आयन की कंडक्टेंस अदर आयंस के कंपैरिजन में एक्सेप्शनली हाई होती है ड्यू टू देयर लोअर साइज इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में स्मॉल साइज होने का इनकी कंडक्टेंस बहुत हाई होती है। दैट्स वाई इन आयंस का नंबर अगर सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस रैपिडली बढ़ेगी, और इन आयंस का अगर नंबर सॉल्यूशन में कम होता है तो कंडक्टेंस रैपिडली डिक्रीज करेगी। तो पहली टाइट्रेशन आपके लिए लाए स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास में HCl, अगर इसको आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया और NaOH स्लोली ऐड कर रहे हो, कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में HCl में NaOH जैसे ही मिलाना स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। रीजन H प्लस आयन को रिप्लेस किया जाएगा Na प्लस आयन से जिसकी कंडक्टेंस H प्लस के कंपेरिजन में कम होती है। तो इनिशियली H प्लस के कारण कंडक्टेंस बहुत हायर है, रैपिडली डिक्रीज होगी। ये डिक्रीमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि HCl खत्म ना हो जाए। HCl खत्म होने के बाद अगर NaOH ऐड करते हो तो कंडक्टेंस वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर चेंज आया वो चेंज आपको शो करता है इक्विवेलेंस पॉइंट को। इक्विवेलेंस पॉइंट का मीनिंग होता है यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एट दिस पॉइंट। यहाँ पर आपको वॉल्यूम की वैल्यू पता होगी, NaOH का वॉल्यूम पता है, तो हम यहाँ पर N1V1 इक्वल टू N2V2 से अननोन वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपकी कैलकुलेशन के टाइम ध्यान रखने वाली बात है। फिर है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस में आपको दे रखा है यहाँ पर NaOH को ऐड किया जा रहा है। इनिशियली आपने किसको कंसिडर किया? एसिडिक एसिड। कैसा एसिड है? वीक। वीक एसिड को हम ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड मानते हैं, ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड मानते हैं। तो अगर ये अनआयनाइज्ड फॉर्म है तो कंडक्टेंस का वैल्यू बहुत लो होगा। अब इसमें जैसे ही NaOH मिलाओगे, NaOH मिलाने पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन होने से सॉल्यूशन में यहाँ पर आयंस अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके कारण कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज करेगी। कंडक्टेंस अगर स्लाइटली इंक्रीज करती है तो आप देख सकते हो कंडक्टेंस की वैल्यू स्लाइटली राइज कर रही है। कब तक राइज करेगी? जब तक ये एसिडिक एसिड खत्म ना हो जाए। एसिडिक एसिड के खत्म होने के बाद में अगर NaOH को ऐड करोगे, NaOH को ऐड करने का मतलब हो गया अब स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करो जिसके कारण कंडक्टेंस रैपिडली राइज करेगी। जहाँ पर इन्फ्लेक्शन आता है वही आपका एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर अगेन आप N1V1 इक्वल टू N2V2 एंड पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस केस में आप ये भी देखोगे कंडक्टेंस इनिशियली स्लोली इंक्रीजेस देन रैपिडली इंक्रीजेस। थर्ड केस आपके लिए लाया है स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। ऐड किया जा रहा है वीक बेस को। वीक बेस को ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क में HCl है। HCl कॉनिकल फ्लास्क में है तो यहाँ पर कंडक्टेंस बहुत हाई होगी। वीक बेस ऐड करने पर NH3 को आप NH4OH भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्वस मीडियम में। NH4OH के एडिशन के कारण H प्लस आयन रैपिडली डिक्रीज होगा, कंडक्टेंस रैपिडली डिक्रीज हो रही है। कब तक डिक्रीज होगी? जब तक ये HCl खत्म ना हो जाए। HCl के खत्म होने के बाद में वीक बेस को ऐड करोगे तो कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। जहाँ पे इन्फ्लेक्शन आया वो आपको एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस के केस में दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट अनआयनाइज्ड मानते हैं तो इनिशियली एसिडिक एसिड के कारण कंडक्टेंस बहुत लो होगी। अब इसमें जैसे ही NH4OH मिलाओगे सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज होता है, इसके कारण आयंस आएंगे, कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज करेगा। और कंडक्टेंस इंक्रीज करने के बाद जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उसके बाद NH4OH को ऐड करोगे, कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इन चारों टाइट्रेशन में हम लोगों ने देखा H प्लस और OH माइनस आयन सॉल्यूशन में अगर अवेलेबल होते हैं तो कंडक्टेंस हायर साइड में होती है, अदर आयंस के कारण कंडक्टेंस कंपैरेटिवली लेसर होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग अनआयनाइज्ड मान के काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है जिसमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स दिया हुआ है और वैरायटी ऑफ बेस के साथ में टाइट्रेट कर रहे हो। आइदर आप टाइट्रेट कर रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या फिर वीक बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने काउंट किया HCl और वीक एसिड मैंने काउंट किया यहाँ पर CH3COH। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बेस जो है पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा देन वीक एसिड से रिएक्ट करेगा।
बेस अगर सपोज आपने यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट पार्ट में ऐड किया तो HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे, उससे यहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली डिक्रीज होगी। कब तक? जब तक कि HCl खत्म ना हो जाए। HCl खत्म होने के बाद सॉल्यूशन में बचा हुआ होगा CH3COH। इसके साथ NaOH जब रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी बट स्लोली। ये कब तक बढ़ेगी? जब तक कि एसिडिक एसिड खत्म ना हो जाए। एसिडिक एसिड का खत्म होने के बाद अगर फर्दर आप NaOH ऐड करना कंटिन्यू रखते हो तो कंडक्टेंस रैपिडली राइज होगी। अगर बेस NaOH की जगह NH4OH हुआ तो कंडक्टेंस में फर्दर कोई चेंज नहीं होगा वीक बेस होने का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको वैरायटी मिलती है कि आपके पास में मिक्सचर ऑफ एसिड्स है, कौन से बेस के साथ टाइट्रेट कर रहे हो, प्लॉट की नेचर कैसी होगी। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, पहले स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेंगे, देन वीक स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेंगे। एक केस और पढ़ते हैं इसमें, वह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका भी जेईई में क्वेश्चन आ रखा है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए AgNO3 और NaCl की रिएक्शन की जा रही है और AgCl का PPT बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ मैंने लिख लिया NaCl एडेड। वॉल्यूम ऑफ NaCl एडेड अगर मैं लिख लेता हूँ तो ध्यान से देखो, कॉनिकल फ्लास्क में AgNO3 है, NaCl ऐड करोगे AgCl बनेगा। तो यहाँ पर जितने NaCl के मोल्स ऐड करोगे उतने ही मोल्स AgCl सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ये कब तक रहेगी? जब तक कि AgNO3 खत्म ना हो जाए। और AgNO3 के खत्म होने के बाद अगर फर्दर और ऐड करते हो आप NaCl तो कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। जहाँ चेंज हुआ वो पॉइंट आपको बता देगा, इक्विवेलेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट से किस तरह से N1V1 = N2V2 की कैलकुलेशन की जाती है। 20 ml KOH सॉल्यूशन है, टाइट्रेशन H2SO4 के साथ की जा रही है और कंडक्टिविटी सेल में की जा रही है। उसके लिए प्लॉट जो दे रखा है वो प्लॉट आपको दिया, उसमें ये है इसका इक्विवेलेंस पॉइंट, जहाँ पर आपको एसिड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब आप पर लगा सकते हो N1V1 ऑफ KOH = N2V2 ऑफ H2SO4। देख लो, 20 इंटू मोलैरिटी KOH की फाइंड करनी है, H2SO4 की मोलैरिटी 0.2 दे रखी, वॉल्यूम 15 ml है और N फैक्टर H2SO4 का 2 होता है। कैलकुलेशन करोगे M का वैल्यू 3 आएगा। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन की जा सकती है। ये था कंडक्टेंस और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। थैंक यू।